हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है हमारे सेशन के बारे में और हमारी सीरीज के बारे में, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आपको 11th क्लास पूरी मिल रही है। 11th क्लास का पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा, 12th क्लास का भी पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा। चाहे आप अभी करंट क्लास 11th में हो, किसी भी स्ट्रीम में, पीसीएम या फिर पीसीबी, या फिर आप क्लास 12th में है, किसी भी स्ट्रीम में है, चाहे फिर वो पीसीएम हो चाहे फिर वो पीसीबी हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। इस प्लेटफॉर्म पर आपका 11th क्लास पूरा कवर होगा, सारा सिलेबस कराया जाएगा ईच सब्जेक्ट का, चाहे फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो। और क्लास 12th का भी आपको सेम सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर पूरा मिलेगा। एज योर मैथमेटिक्स मेंटोर, जैसे कि आप मेरे को जानते हो, मैं आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं मैथ्स की बात करूंगा। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स में हमने क्लास 11th के लेक्चर्स भी रोज यहाँ से अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पर, और क्लास 12th के लेक्चर्स भी यहाँ से रोज अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पर। आपको 11th का और 12th का पूरा कंटेंट मैथमेटिक्स का दिया जा रहा है, चाहे आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो एमयू बीटेक हो या फिर वो जेडब्ल्यू मेंस हो, तो आप अपने 11th 12th के कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हो और यहाँ से तैयारी को एक पंप दे सकते हो, बूस्ट अप कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि फिलहाल हमारा क्या चल रहा है, तो क्लास 12th पर कैलकुलस सीरीज में फंक्शन चैप्टर हमने स्टार्ट करा दिया है और आज फंक्शन का लेक्चर नंबर 5 है। और 12th में क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं 12th में, वो मैंने स्टार्ट कराया था आपका मैट्रिसेस चैप्टर से, जो मैंने लगभग 7 से 8 लेक्चर्स में पूरा पढ़ाया। फिर मैंने डिटरमिनेंट स्टार्ट कराया, डिटरमिनेंट को हमने 2-3 लेक्चर में पूरा कवर किया। फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करा, जो 10 लेक्चर सीरीज में पूरा चैप्टर खत्म हो पाया, जहां हमने अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन लेवल से, और एडवांस लेवल तक हमने उसको पढ़ा और एडवांस लेवल तक उसको समझा। अब हम कैलकुलस सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कैलकुलस का जो बैकबोन है, जो राइड है, वो आपका फंक्शन होता है। फंक्शन पे बैठकर ही हम कैलकुलस तक पहुंच सकते हैं, और फिर कैलकुलस की बात करेंगे, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो या वो इंटीग्रल कैलकुलस हो। तो वैसे तो ये कहने को कैलकुलस सीरीज है, लेकिन हमने स्टार्ट फंक्शंस किए हैं, और फंक्शंस में हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर 4 में हमने जहां पर अपना टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे थे, उससे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे डिटेल में जो बचे हुए टाइप के फंक्शन है वो पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से देखते हैं कि इफ fx is equals to root x minus 2 plus 3, then find the domain comma range and graph of this particular function। इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ देखेंगे। ठीक है, डोमेन, रेंज और ग्राफ देखेंगे। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के डोमेन की बात करूंगा, तो आप देख पा रहे हो कि रूट के अंदर x माइनस 2 है, यानी x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी जो मेरा x है वो 2 के इक्वल हो सकता है और 2 से बड़ा होगा। ये बात मैंने डोमेन के लिए लिखी, फॉर डोमेन, क्योंकि आप जानते हो कि डोमेन आपकी जो वैल्यूज होती है वो डोमेन क्या है, डोमेन आर जस्ट योर इनपुट्स। डोमेन आपके इनपुट्स हैं, यानी x की वैल्यूज है। तो रूट के अंदर जो भी मेरा है, यानी रूट के अंदर जो x माइनस 2 है, वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो जाए। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया, यानी x की वैल्यू जो हमारे पॉसिबल इनपुट्स हैं वो या तो 2 हो जाए या 2 से बड़ा हो जाए। तो डोमेन में मेरे पास आ गया 2 इंक्लूडेड और 2 से बड़ा इंफिनिटी, ये हो गया इसका डोमेन। अगर मैं रेंज की बात करता हूं, तो डोमेन मेरा 2 है,
तो इस फंक्शन में जो मेरा रूट एक्स माइनस टू प्लस थ्री है, अब देखो मैं रेंज निकाल रहा हूं। रेंज का मतलब है कि मैं आउटपुट्स देख रहा हूं क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं x2 डाल सकता हूं यहां पर। तो अगर मैं x2 डाल दूं तो 2 माइनस टू इज 0 प्लस 3 और दिस विल बी 3, यानी मेरा पहला रेंज 3 आएगा, तो 3 इंक्लूडेड। और फिर जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे रेंज भी बढ़ता चला जाएगा, तो रेंज हो जाएगा आपका 3, इंफिनिटी। ये हो गया इसका डोमेन और रेंज, ठीक है। तो ये तो क्लैरिटी आ गई कि भाई इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ की। अब बात करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। दिस इज अवर एक्स, दिस इज अवर वाई, ठीक है। तो ग्राफ की बात करें तो ग्राफ 2,3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने x की वैल्यू जब यहां 2 दी तो इसने आउटपुट आपको 3 दिया, तो 2,3 से स्टार्ट होगा। तो दिस इज अवर 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो 2,3 यहां से मेरा ग्राफ स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे ये ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू प्लस थ्री का, ठीक है। दिस इज माई ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्लियर है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज क्लियर है और ग्राफ क्लियर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx is equal to x square and gx is equal to x cube on the same xy plane, on the same xy plane, ठीक है। यहां हमें ग्राफ ड्रॉ करना है fx is equal to x square और gx is equal to x cube का, और वो ग्राफ होना चाहिए एक ही xy प्लेन पे, ऑन द सेम xy प्लेन। तो ग्राफ बनाते हैं इसका और फिर देखेंगे उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। तो दिस इज अवर सेम xy प्लेन, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहां पर प्लॉट करूंगा जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तो इसका ग्राफ पैराबोलिक शेप में आएगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक है। और समझते हैं, अगर मैं gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वो, ये देखो gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो हमारा क्यूबिक ग्राफ है। तो क्यूबिक ग्राफ हमारा किस तरीके से आएगा वो देखना है। तो व्हाइट ले लें ताकि क्लैरिटी। ये जो ग्राफ है मेरा, ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब यहां पर नोट करने वाली बातें देखो क्या क्या है, यानी जो बात हमें यहां से क्लियर हो रही है वो पहली बात तो ये कि अगर तुम fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फंक्शन देखो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां पर f ऑफ 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1,
ठीक है। और तुम gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब को देखो, यहां पर भी अगर तुम 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1, यानी जो 1,1 पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है 1,1 जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये एट 1,1 fx इज इक्वल टू, या ऐसे समझो एट 1,1 fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी ये पॉइंट आपका 1,1 होगा। या ये बोल सकते हो कि 1,1 जो पॉइंट होगा वो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर भी होगा और gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर भी होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर तुम देखो एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे अगर तुम देखो, यानी अगर x की वैल्यू 1 है तो fx is equal to x square is same as gx is equal to x cube, है ना। यानी x is equal to 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां ये दोनों फंक्शन इक्वल है। और तीसरी बात, अगर तुम x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो या x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हो, अगर तुम x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हो तो उस पर x क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर से बड़ा है। और चौथी बात ऑब्जर्व करो, अगर तुम x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लेते हो उस पर x क्यूब छोटा है और एक्स स्क्वायर बड़ा है। अगर तुम x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में देखोगे ना तो एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो बड़ा आएगा। तो ये बात हमने यहां से ऑब्जर्व करी है। उम्मीद है समझ में आ गया। प्लीज पॉज द वीडियो बच्चों एंड नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट टाइप का फंक्शन हमें डिस्कस करना है क्योंकि टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारा टॉपिक चल रहा है। दैट इज अवर सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अगले टाइप का फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। इस सिग्नम फंक्शन को हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, शॉर्ट में एसजीएन भी लिख सकते हो, एसजीएन ऑफ एक्स, ठीक है। ये होता है हमारा सिग्नम फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एसजीएन ऑफ एक्स। इसकी एक खास बात है, इसकी एक खास बात है कि ये आपको जो आउटपुट देगा इसके आउटपुट फिक्स्ड है। इसकी खास बात क्या है मैं लिख दे रहा हूं, नोट आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन आर फिक्स्ड। इसके आउटपुट फिक्स्ड है भाई, है ना। और वो क्या है, -1, 0 और 1। सिग्नम फंक्शन को आप इनपुट के तौर पर कुछ भी दो लेकिन ये आंसर्स आपको सिर्फ 3 ही देता है, या तो ये -1 देगा, या तो ये 0 देगा, या तो ये 1 देगा। ये इसकी इस फंक्शन की खास बात है, ठीक है। अब आप एक चीज जानते हो कि अगर मुझे टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन प्रॉपरली, टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन प्रॉपरली, अगर मुझे इस फंक्शन को अच्छे से समझना है तो 4 बातें मुझे पता हो। एक तो मुझे इसका बिहेवियर पता हो, बिहेवियर क्या है इस फंक्शन का, ठीक है। दूसरा मुझे डोमेन पता हो, डोमेन क्या है इस फंक्शन की। तीसरा मुझे रेंज पता हो,
रेंज क्या है इस फंक्शन का, और आखिरी बात मुझे ग्राफ पता होना चाहिए कि ग्राफ इस फंक्शन का क्या होगा। ठीक है, तो ये बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन को या किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को डिटेल में पढ़ना है ना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो फिर मुझे चार बातों की क्लैरिटी उस फंक्शन के बारे में होनी चाहिए। एक तो मुझे उस फंक्शन का बिहेवियर समझ में आ जाए, क्योंकि जब मैं फंक्शन का बिहेवियर समझ लूंगा तभी मैं उसके डोमेन और रेंज पर कमेंट कर सकता हूं। बात समझ रहे हो? डोमेन और रेंज को जानने के लिए बिहेवियर जानना जरूरी है। अब जब डोमेन और रेंज समझ लूंगा तो मैं उसके ग्राफ में बात कर सकता हूं। ठीक है, तो चारों चीजें देखेंगे फॉर सिग्नम फंक्शन। एक बात फिक्स है कि इसके आउटपुट्स फिक्स्ड है, -1 आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा। ओके, तो पहले लेट अस टॉक ऑन बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। पहले हम यहां बिहेवियर ऑफ द फंक्शन पे बात करते हैं। बिहेवियर ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं एक इस नोट को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं इधर। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, जिसको हम एसजीएन लिखते हैं। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन के अंदर 0 दोगे, ठीक है, तो 0 पे ही आपको आंसर 0 देगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव आउटपुट्स देते हो, आप इसके अंदर 1 दो या आप इसके अंदर 1.5 दो या आप इसके अंदर 10 दो, कुछ भी पॉजिटिव आउटपुट दो। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव आउटपुट्स पर रिजल्ट ये आपको एक ही देगा जो 1 होगा। बात को समझनी है, जितने भी पॉजिटिव आउटपुट्स हैं चाहे फिर वो कुछ भी हो, उनपे ये आंसर मुझे 1 देगा। ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव अगर मैं इसको देना चाहूं, -1 दे दूं, ठीक है, या मैं माइनस का 1.5 दे दूं, कुछ भी नेगेटिव दे दूं, नेगेटिव पर ये मुझे आंसर -1 देगा। तो आउटपुट तो इसके फिक्स्ड है, या तो 1 देगा या -1 देगा या 0 देगा। समझना ये है कि ये जो -1, 0 और 1 दे रहा है, ये किस पर्टिकुलर इनपुट पर दे रहा है। तो उसके लिए हमने बिहेवियर समझा कि 0 पर तो ये 0 ही देगा। अगर आप इसे एज अ डोमेन 0 देते हो तो ये आंसर आपको 0 देगा। अब 1 कब देगा और -1 कब देगा? सारे पॉजिटिव आउटपुट पर, चाहे प्लस का 1 हो, प्लस का 2 हो, प्लस का 3 हो, 3.5 हो, 4.1 हो, 1.02 हो, कुछ भी हो, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो फिर ये मुझे आंसर 1 देगा। ठीक है, इस बात को मैं नोट कर दे रहा हूं, इस बात को मैं लिख देता हूं, आप नोट्स में डालोगे। क्या बात है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इनपुट, फॉर ऑल पॉजिटिव इनपुट द आउटपुट विल बी 1। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव इनपुट पे, चाहे वो कोई भी हो, आउटपुट कितना होगा? 1। और फॉर ऑल नेगेटिव इनपुट, सारे नेगेटिव इनपुट पे द आउटपुट विल बी -1। ठीक है, आप सारे के सारे पॉजिटिव इनपुट अगर ऐसे देते हो तो आंसर हमेशा 1 होगा, सारे नेगेटिव इनपुट ऐसे देते हो तो आंसर -1 होगा और 0 पे 0 होगा। यानी अब मैं इस बिहेवियर को समझ करके इसके डोमेन पर कमेंट कर सकता हूं। डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, 0 भी दे रहे हो, पॉजिटिव दे रहे हो, पॉइंट में दे रहे हो, नेगेटिव में दे रहे हो, यानी डोमेन इज -∞ से ∞। जबकि रेंज ये सिर्फ 3 ही देता है, या तो -1, या तो 0 और या तो 1। तो इसका डोमेन और इसकी रेंज हमारी ये आ गई। ठीक है, तो मैंने इस फंक्शन के बारे में 3 चीजें देख ली। ठीक है, मैंने इस फंक्शन का डोमेन देख लिया, इस फंक्शन का रेंज देख लिया, और ये फंक्शन बिहेव कैसे कर रहा है वो देख लिया। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन रह गया हमारा ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा।
एक्स और वाई, ठीक है। इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, यहां लिख दूं क्या मैं, या दिख ही रहा है आपको, ग्राफ ऑफ द फंक्शन कैसा होगा। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन देखने के लिए हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारे आउटपुट जो है वो -1, 1 और 0 आ रहे हैं। तो अगर मैं 0,1 मार्क करने के लिए कहूंगा ना, तो ये पॉइंट लगभग होगा हमारा x 0 है और y 1 है, 0,1। और ये पॉइंट मार्क करने के लिए कहूंगा तो x 0 है और y -1 है। तो अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ आएगा हमारा ऐसा, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे कि दिस सिंबल जो यूज होता है ग्राफ पर, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड वन, या क्लोज छोड़ो ऐसे नहीं समझोगे, इंक्लूडेड लिख लो, है ना। ये रिप्रेजेंट करता है इंक्लूडेड और इसका मतलब एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, ठीक है। क्या मतलब है, जितने भी पॉजिटिव 0 से आगे बढ़ोगे, x 0 से आगे 1 डालोगे तो आंसर विल बी 1, नेगेटिव डालोगे तो -1 और 0 पे 0, ठीक है। तो दिस विल बी अ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। उम्मीद है सिग्नम फंक्शन क्लियर हो गया होगा। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्लैरिटी आएगी। चलो, ये बात अगर समझ में आ रही है तो क्या आप इन पर कमेंट कर सकते हो, क्या आप इन पर कमेंट कर सकते हो। SGN ऑफ 1 + x² की वैल्यू कितनी आएगी, SGN ऑफ √3 - 2 की वैल्यू कितनी आएगी, SGN ऑफ x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी, और SGN ऑफ पाई की वैल्यू कितनी आएगी, और SGN ऑफ ई की वैल्यू कितनी आएगी। अगर आपको सिग्नम फंक्शन क्लियर है तो इस पे आसानी से कमेंट कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि इन सब का आंसर 1 आएगा। वजह क्या है, ये सब पॉजिटिव है, x² अपने आप में पॉजिटिव है और 1 ऐड होगा, मतलब आपने पॉजिटिव इनपुट दिया, आंसर इज 1। पॉजिटिव पे 1 आंसर आएगा। √3 इज 1.73, है ना। अरे इसका आंसर तो -1 होना चाहिए ना। √3 इज 1.73, √2 1.414 होता है, √3 हमारा 1.73 और 1.73 में से 2 गया। अगर 1.73 में से 2 माइनस होगा तो नेगेटिव का आउटपुट आएगा, नेगेटिव का इनपुट आएगा, नेगेटिव इनपुट दे रहे हो तो दिस इज -1, ठीक है। x² + 1/x² पॉजिटिव है 1, पाई 3.73 होता है 1, ई 2 पॉइंट कुछ होता है 1, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन की क्लैरिटी है ये कि नेगेटिव इनपुट दोगे तो आंसर -1, पॉजिटिव इनपुट दोगे तो आंसर +1। तो समझने के लिए इन एग्जांपल्स को आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ताकि इसकी क्लैरिटी आ जाए अबाउट सिग्नम। ठीक है, अब देखो, तो हमें यह समझ में आ गया कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो सिग्नम फंक्शन है, तो ये जो सिग्नम फंक्शन है ये हमें 3 आंसर करेगा, ठीक है। ये हमें 0 तब देगा जब x = 0 होगा, ये -1 तब देगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होंगी, +1 जब देगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये आपको देखना है कि सिग्नम के अंदर अगर -x डालोगे तो इसका है माइनस ऑफ सिग्नम x, यानी ये माइनस जंप करके बाहर आ जाएगा। दूसरी बात, आप सिग्नम ऑफ मॉड x कह दो, सिग्नम ऑफ मॉड x कह दो, या मॉड के अंदर सिग्नम x कह दो, ये एक ही बात है। तीसरी बात,
या तो आप सिग्नम एक्स स्क्वायर कह दो या सिग्नम एक्स का होल स्क्वायर कह दो, ये एक ही बात है। और आखिरी बात, या तो आप सिग्नम वन अपॉन एक्स कह दो या आप वन अपॉन सिग्नम एक्स कह दो, ये एक ही बात है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगी, तो इनको भी नोट करते जाएं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। राइट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। राइट द डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फंक्शन इज fx is equal to signum 1 minus x, signum 1 minus x और प्लस टू, ठीक है। तो पहले तो मैं डोमेन पर चर्चा करूंगा, ठीक है, डोमेन पे बात करूंगा। डोमेन का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल इनपुट्स, आप क्या सारे पॉसिबल इनपुट्स उसको दे पा रहे हो। तो जरा ध्यान से देखो, एक्स यहां पर निगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, जीरो भी रख सकते हो, ठीक है। एक्स कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, यानी डोमेन में तो सब चलेगा, आप कुछ भी दे दो। रेंज अगर सोचें, ठीक है, मान लो आपने एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमें सिग्नम -1 या 0 या 1 देता है। तो अगर इसने मुझे सिग्नम ने मुझे इसका आंसर, या इसको ऐसे लिखो तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इफ सिग्नम 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हुआ तो पूरे फंक्शन की वैल्यू हो गई एफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी 2, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये जो फंक्शन है ये 1 हुआ, ठीक है, क्योंकि 0 आउटपुट हमारे 0 1 -1 हो सकते हैं। अगर ये 1 हुआ तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 3, तो मेरा आंसर 3 आएगा, है ना। एक बार मुझे आउटपुट 2 मिल रहा है, एक बार मुझे आउटपुट 3 मिल रहा है। अब सिग्मा 0 हो सकता है, सिग्नम 0 हो सकता है, सिग्नम 1 हो सकता है, और सिग्नम हमारा -1 भी हो सकता है। तो फिर इसका आंसर आएगा -1 प्लस 2 1। तो मेरा फंक्शन के 3 आंसर मुझे मिले, 1 2 और 3, यानी रेंज इज 1, 2, 3। तो मैंने डोमेन पर कमेंट किया, मैंने रेंज पर कमेंट किया, और ऑब्जर्व करने वाली बात है, डोमेन और रेंज पर कमेंट कब किया, जब मैं नेचर, बिहेवियर समझ पाया इसका, तभी कमेंट कर सकता हूं, ठीक है। ओके, तो ग्राफ बना लेते हैं और इसको हम रखते हैं, अरे क्या हो गया, यहां पर, ठीक है। चलो अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। और ग्राफ बनाने के लिए जरा डोमेन और रेंज को ऑब्जर्व कर लो, ग्राफ बनाने के लिए इसको ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। तो इसको अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पर हमने इनपुट दिया
देखो एक तो यहां पर एक पॉइंट मिल रहा है मुझे 1,3, 1 पे 3 आउटपुट आया, एक मिल रहा है -1, -1, -1, और एक मुझे मिल रहा है 0 पे 2। ठीक है, तो 0,2, 0,2 और 1,2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो 1,3 मार्क करें। 1,3 लगभग होगा 1, 2, 3 एंड 1। दिस पॉइंट इज 1,3। ठीक है, ये पॉइंट हमारा 1,3 होगा, तो एक तो ये हमारा इंक्लूडेड नहीं है। दिस पॉइंट इज 1,3, एक तो ये क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, दूसरा मुझे ये समझ में आ रहा है कि 1,2 1,3 हो गया, एक है हमारा 1,2 से उधर जाएगा, लेकिन 1,2 तो इधर हो जाना चाहिए, तो 2 है, ये 1 यानी ये हो गया 1,2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरा 1,2, बस यही है। 1,2 का उधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये उधर शिफ्ट हो गया, 1,2 इधर चला गया, 1,3 इधर चला गया। हाँ ठीक है, बाकी तो होगा नहीं। ये हमारा y इक्वल टू सिग्नम 1 - x + 2 का ग्राफ। देखो ऑब्जर्वेशन से ये समझा करो कि बिना बिहेवियर देखे डोमेन रेंज पर कमेंट नहीं कर सकता मैं। पहले बिहेवियर देखूंगा, फिर डोमेन रेंज पर कमेंट करूंगा, फिर फाइनली जाकर ग्राफ पर कमेंट कर पाऊंगा। तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से इसको नोट करें। ओके, तो हमने यहां देखा, डिटेल में समझा कि हमने सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर डोमेन रेंज ग्राफ देखा, और इंपॉर्टेंट कुछ समझने के लिए क्वेश्चंस उस पर देखे। अब है आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे। और जाहिर सी बात है क्या बात करने वाली है वो आप जानते हो, बिहेवियर देखना चाहते हैं, डोमेन रेंज और फाइनली ग्राफ। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं। हम फाइनली इसका चीजें देखना चाहते हैं, वो एक तो बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन, बिहेवियर देखेंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन देखेंगे, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, और फाइनली ग्राफ ऑफ द फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है, हम 9th 10th से सुनते हुए आ रहे हैं। 9th में चैप्टर था पॉलिनोमियल, फिर 10th में आया, लेकिन एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये दिखता कैसा है, लुक क्या है इसका। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू, इसका लुक क्या है वो समझ ले। x टू द पावर n, x टू द पावर n - 1, x टू द पावर n - 2, x टू द पावर n - 3। अब यहां ऑब्जर्व करो कि x की जो पावर है वो कम हो रही है, n, n - 1, n - 2। तो कम होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा ये x भी हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि भाई x की पावर n से मैंने स्टार्ट करा, s की पावर n से कम हुआ, n - 1 हुआ, n - 2 कम हुआ, तो एक वक्त ऐसा आएगा ये होगा x की पावर 1, और फिर होगा x की पावर 0, खत्म हो जाएगा। और इधर है आपका a0, a1, a2, a3, ठीक है, अप टू सो ऑन
टू सो ऑन, ठीक है। अब ए को देखो तो ए की पावर बढ़ रही है, ए 0 फिर 1 हुई, मतलब पावर बोल रहा हूं, ए बढ़ रहा है 1 2 3 4, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा ए ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 1, ठीक है। या इसको यहां ये कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा ठीक है। एक तो ये पावर्स में नहीं है, इसको हम ये यहां ये कर लो कि पहले ए एन माइनस 1 लिख दूं मैं ताकि वो पता ना पड़े पावर में, ठीक है। तो ये पावर नहीं है, ए एन माइनस 1 एक्स, ठीक है। और लास्ट में हमारा सिर्फ ए एन बचेगा। तो ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा लुक है, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन दिखता है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब इस फंक्शन में ये जो a0, a1, a2 से लेकर के an तक है, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। x के कोफिशिएंट है, देख पा रहे हो, x के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है। और a0 इसको लीड कर रहा है, इसलिए ये लीडिंग कोफिशिएंट है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। जैसे 11 प्लेयर की टीम है, तो उस टीम को जो लीड कर रहा होता है कैप्टन होता है, जैसे एमएस धोनी है या जो भी इस वक्त टीम का कैप्टन हो, उसी तरीके से इस पूरी फॉर्म को a की पावर 0 लीड कर रहा है, तो वो लीडिंग कोफिशिएंट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लीड कर रहा है तो ये a0 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, अगर ये यहां सब बीच में प्लस है, अगर ये बेटा 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, ए की a0 a नॉट 0 होने का मतलब है ये खत्म हो जाएगा, है ना, डिग्री बदल जाएगी। तो ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, ये सब आपके रियल नंबर्स है, a1, a0, a2, a3 अप टू सो ऑन an, ये सब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री की बात करें तो वो n होगी, यानी ये होगी हाईएस्ट पावर, ठीक है। दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसके डोमेन की बात कर लें, रेंज की बात कर लें और ग्राफ की बात कर लें, बहुत ध्यान से देखेंगे। डोमेन, रेंज और ग्राफ। डोमेन, रेंज ऑफ ग्राफ की अगर बात करोगे तो डोमेन तो क्लियर हो रहा है कि कुछ भी दे सकते हो, इनपुट कुछ भी दो, तो डोमेन तो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी हो गया। रेंज और ग्राफ क्या है, ये डिपेंड करेगा पॉलिनोमियल के ऊपर, डिपेंड्स ऑन द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल है कौन सा, कैसा पॉलिनोमियल है, तभी हम बता पाएंगे कि उसका ग्राफ क्या होगा और उसकी रेंज क्या होगी। तो याद रखना, रेंज और ग्राफ पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डोमेन डिफाइंड है माइनस इनफिनिटी कॉमा इनफिनिटी। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और बात आगे करते हैं, पहले आप ये जनरलाइज्ड फॉर्म इसकी जल्दी से पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, फिर आगे इसकी हम और बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। जैसे ये दो बातें अगर समझ में नहीं आ रही ना कि रेंज और ग्राफ कैसे डिपेंड है पॉलिनोमियल पे, तो इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझो, मान लो मैंने तुम्हें एक दिया
एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर और एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया एक्स क्यूब। अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा आएगा, अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसा आएगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और अगर मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा आएगा, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ की रेंज अगर तुम देखो तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, जबकि ये इसकी रेंज अगर तुम देखोगे तो जीरो से इंफिनिटी जा रहा है। ठीक है, ये देख पा रहे हो, इसकी रेंज जीरो से इंफिनिटी जा रहा है और जीरो भी तो इंक्लूडेड है, इसकी रेंज जीरो से इंफिनिटी है। तो वही बता रहा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, उस पॉलिनोमियल फंक्शन के हिसाब से रेंज ऑफ द फंक्शन और ग्राफ ऑफ द फंक्शन पे कमेंट करेंगे। तो रेंज और ग्राफ डिपेंड करता है पॉलिनोमियल दिया कौन सा है, जैसा पॉलिनोमियल होगा उसके हिसाब से रेंज और ग्राफ पे कमेंट करेंगे। डोमेन माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी है। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये दो एग्जांपल दिए कि भैया एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, एक्स क्यूब का ग्राफ ये है, इसकी रेंज जीरो से इनफिनिटी है और इसकी रेंज माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी है। अब वो दो पॉइंट क्लियर होंगे, इन दोनों को एग्जांपल्स में डाल लो नीचे, ताकि जब भी रिवीजन में लाओ चीजें तो क्लैरिटी रहे। ठीक है, अब देखो एक चीज और, एक इसी पॉलिनोमियल फंक्शन में एक वर्ड आता है जहां कंफ्यूजन पैदा होती है, वो क्लियर कर लो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में और जीरो पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। क्या क्या कंफ्यूजन होती है वो मैं अभी क्लियर करा देता हूं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में और जीरो पॉलिनोमियल में बड़ा कंफ्यूज सा रहते हैं। क्या कंफ्यूजन है वो मैं बताता हूं। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अगर एग्जांपल देखें तो ये है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3, है ना, ये सब एफ एक्स इज इक्वल टू 4, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी डिग्री डिफाइंड है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री पूछोगे ना तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, क्योंकि x नहीं है। भाई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n है, यानी x की हाईएस्ट पावर। अब यहां x है ही नहीं तो इसकी डिग्री मेरी 0 है। जबकि जीरो पॉलिनोमियल में क्या समझना है, जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ यही होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बस। कांस्टेंट के तो मैं और एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 10, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 11, बहुत एग्जांपल दे सकता हूं कांस्टेंट के, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू के की जगह कुछ भी डालो। ठीक है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल वाहिद एक ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। दो बातें याद रखो। पहली बात, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही है। ये अगर आप यहां के की जगह 0 रख दोगे तो वही तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इधर बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो क्लियर कर लीजिए, जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ठीक है, इसको इसी के जो अपने नोट्स चल रहे हैं उसी के नीचे इस बात को नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और बता दूं डिग्रीज के बेस पर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और बता दूं डिग्रीज के बेस पर। ठीक है, क्लियर रहेगा उससे।
अब देखो, अब जैसे ऐसे समझो, मैंने कहा x+1, ठीक है, मैंने कहा 2x+4, ये मेरे लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ये मेरे लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है, x की हाईएस्ट पावर कितनी देख रही है 1, जबकि ऐसे पॉलिनोमियल x² + 2x+4, x² - 8, ये मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इनकी डिग्री 2 है, ठीक है, जबकि ये मेरे या ये मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो 3 है, और ये मेरे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इनकी डिग्री 4 है, ठीक है। अब डिग्री 5, डिग्री 6 उतना हम डिफाइन नहीं करते, 4 तक छोड़ते हैं कि डिग्री 1 को हम लीनियर बोलेंगे, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 को क्यूबिक और डिग्री 4 को बाई क्वाड्रेटिक। इन सबके रेंज अलग होंगे और सबका ग्राफ अलग होगा, लेकिन डोमेन सबका एक ही है, -∞ से ∞, ये बात हमने को समझनी है। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैंने आपको सिग्नम फंक्शन की क्लैरिटी दी, बढ़िया बेसिक से एडवांस, और पॉलिनोमियल फंक्शन की क्लैरिटी दी, बेसिक से एडवांस, और कुछ क्वेश्चंस हमने डोमेन के लगाए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।